हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो है राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास का भारत की विदेशी संबंध। इस अध्याय को हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें मतलब नोट्स और क्वेश्चन मिक्स है, तो जिस तरह से मैं दिखाऊं मतलब ये पढ़ा रही हूँ, शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो, बट मैं समझा दूंगी कि कैसे क्या है, क्योंकि कुछ डेट नोट्स आगे पीछे हो गए, क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, तो वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत की विदेशी नीति क्या है? पहला, ठीक है। भारत की विदेशी नीति क्या है ये बताना है कि विदेशी नीति वह होती है जिसके माध्यम से कोई देश अन्य देश के साथ अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधों का संचालन करता है। विदेशी नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? ठीक है, वो देख लेते हैं। आर्थिक सुरक्षा की रक्षा करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विश्व शांति स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, ठीक है। साथ के साथ राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, ये सारे मुख्य उद्देश्य हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर आए नीति क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। भारत की विदेशी नीति के प्रमुख सिद्धांत के बारे में बताना है। पहला था गुटनिरपेक्षता। भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी शक्ति गुट यानी अमेरिका या फिर सोवियत संघ के साथ नहीं दिया, ठीक है। वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। भारत ने स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाई थी, ठीक है। मुख्य नेता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी, पंचशील सिद्धांत 1954 में ये हुआ था, ठीक है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। 5 सिद्धांत थे जो हुए थे। अब देख लेते सिद्धांत कौन कौन से थे। एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, समानता और एवं पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक है। ये सारे मतलब जो सिद्धांत थे उन पे समझौते हुए थे, ठीक है। विश्व शांति, तीसरा विश्व शांति। भारत सदैव युद्ध के बजाय बातचीत से विवादों का समाधान चाहता था, ठीक है। उपनिवेशवाद का विरोध। भारत ने एशिया और अफ्रीका के देशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया, ठीक है। और पांचवा, रंग भेद का विरोध किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का भी विरोध किया। तो ऐसे ये हाँ, 5 जो है जो विदेशी नीति के प्रमुख सिद्धांत है भारत की, वो ये 5 है, ठीक है। आप इसे देख सकते हो, विस्तार भी मैंने बता दिया, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, या फिर आप और डेफिनेशन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये 1961 में हुआ था, ठीक है। इसके मुख्य संस्थापक जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रॉज टीटो, मतलब हमारे जवाहरलाल नेहरू भारत से, यूग्रेस्लाविया से जैकब ब्रॉज टीटो, गमाल अब्देल नासिर मिस्र से, सुकर्ण इंडोनेशिया से और क्वामे नक्रुमा घाना से, ठीक है। ये मुख्य मतलब ये जो थे ये गुट निरपेक्ष में का समर्थन कर रहे थे, सॉरी गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, ठीक है। उद्देश्य क्या थे? किसी सैन्य गुट में शामिल ना होना, विश्व शांति बनाए रखना, न स्वतंत्र देशों के हितों की रक्षा करना। भाई नए नए देशों जो स्वतंत्र हुए हैं उनके हितों की रक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, भारत और चीन संबंध। प्रारंभिक संबंध, हिंदी चीन भाई भाई, ठीक है। प्राचीन समझौता, प्राचीन कह रही हूँ, पंचशील समझौता हुआ, ठीक है। 5 सिद्धांत जो मैंने अभी बताया आपको, 1954 में हुआ समझौता, ठीक है। 1962 का युद्ध, कारण जो था वो सीमा विवाद था, उसकी वजह से युद्ध हुआ था। अक्साई चीन मोक मोहन रेखा, ठीक है, मेक मोहन रेखा, ठीक है। परिणाम क्या हुआ? भारत हार गया, ठीक है। दोनों देशों के संबंध खराब हो गए। अब लड़ाई होगी तो संबंध तो खराब होंगे ही, है ना। भारत और पाकिस्तान संबंध, मुख्य विवाद कश्मीरी समस्या, सीमा विवाद, आतंकवाद, ये आप लोगों को पता है, आप इसे डेफिनेट बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। और प्रथम युद्ध 1947 से लेकर 48 तक, 1965, 1971, 1999 कारगिल युद्ध, ये जो मतलब प्रमुख युद्ध जो हुए हैं ना, ये इस समय हुआ है। ये आजादी का हुआ है, ये मतलब ये ऐसे ऐसे अलग अलग करके, ये कारगिल का हुआ है ना, ऐसे करके। 1971, अब ये जो 1971 है, 1965 भी पढ़ लिया था हमने, 1971 का युद्ध देख लेते हैं। कारण क्या था?
पाकिस्तान में राजनीतिक संकट था। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या निकला? बांग्लादेश का निर्माण और पाकिस्तान की हार, ये हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं कारगिल युद्ध पे। पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध मतलब कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ की। ठीक है, भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक क्षेत्र वापस लिया। ओके, मतलब जो पाकिस्तान था वो कारगिल क्षेत्र पे घुसपैठ की थी और भारतीय सेना सफलतापूर्वक क्षेत्र वापस भी ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। भारत और बांग्लादेश 1971 में भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में सहायता की। ठीक है, दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध अच्छे हैं। जल बंटवारा और सीमा प्रबंधन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ठीक है, जल बंटवारा और सीमा प्रबंधन ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बाकी रिश्ते ठीक ठाक ही है इनके। और देख लेते हैं भारत और नेपाल, इनका क्या है? खुली सीमा व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृति एवं धार्मिक संबंध अच्छे हैं। व्यापारिक सहयोग है, मैंने अभी कहा ना, बिजनेस होते रहते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। मैं अभी मतलब जहाँ जॉब कर रही थी वहां पे नेपाल से भी मेरा एक क्लाइंट था, तो मैं उससे भी डील करती थी, तो वहां से बिजनेस कर सकते हैं। लाइक अलग से वो बोलते हैं ना, अलग देश में काम कर रहे थे, वो चीज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत और श्रीलंका के संबंध देख लेते हैं। मुख्य मुद्दा जो होता है वो क्या है कि श्रीलंका में तमिल समस्या। श्रीलंका, यार आप लोगों ने सुना होगा, आपने इवन पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा कि तमिल के लोगों को लेकर श्रीलंका में विवाद हुआ था। तमिली लोग श्रीलंका में रह नहीं सकते, भाषाई तौर पर हुआ था, है ना, वो समस्या थी। और 1987 भारत श्रीलंका समझौता हुआ था, भारतीय शांति सेना भेजी गई थी वहां पे वो सब चीज को ठीक करने के लिए। भारत और अमेरिका वर्तमान संबंध है जो रक्षा सहयोग है, व्यापार है, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा, ये सारे वर्तमान संबंध में आ रहे हैं। ठीक है, भारत और रूस मतलब अलग अलग देशों के साथ भारत की क्या संबंध है, वो सारी चीजें बता रहे हैं। रूस भारत का पुराना मित्र है, रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग है, और अभी भी वर्तमान प्रेजेंट में भी ये आप देख रहे होंगे, आप अगर न्यूज देखते हो तो आप ये सारी चीजें समझ रहे होंगे। ऊर्जा और आंतरिक क्षेत्र में भी सहयोग मिलता है रूस से। ठीक है, नेक्स्ट भारत और संयुक्त राष्ट्र, भारत की भूमिका विश्व शांति मिशनों में योगदान। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग, मानवाधिकार एवं विकास के समर्थन की भूमिका निभाते हैं। ओके, तो चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। भारत की परमाणु नीति क्या है? पोखरण परीक्षण 1974 पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा 1974 में। 1998 में पोखरण सेकंड पोखरण द्वितीय, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, भारत की नीति, पहला उपयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज, न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध, मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, जो भी है। ठीक है, न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। भारत की विदेशी नीति की उपलब्धियां, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नेतृत्व। ठीक है, उपलब्धियां क्या हुआ, वो सारी चीजें बताने की, उपलब्धि क्या मिली। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नेतृत्व, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि, पड़ोसी देशों से सहयोग, आर्थिक रणनीति साझेदारी, संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका। अब चुनौतियां क्या है वो चीज देख लेते हैं कि सीमा विवाद चुनौतियां, आतंकवाद, चीन पाकिस्तान संबंध, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चुनौतियां भारत के सामने आई। ठीक है, महत्वपूर्ण वर्ष देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन है। ठीक है, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 1954 में पंचशील समझौता हुआ, 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ, 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, 1971 बांग्लादेश का निर्माण, 1974 पहला परमाणु परीक्षण, 1998 पोखरण सेकंड, और 1999 में कारगिल युद्ध। ठीक है, ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो। आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, लॉन्ग क्वेश्चन पे आप आ जाते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन, भारत की विदेशी नीति से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। ठीक है, पहले हमें डेफिनेशन देनी है और फिर सिद्धांत के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलो आंसर करते हैं। तो आंसर में देख लेते हैं। विदेश नीति वह नीति है जिसके माध्यम से कोई देश अन्य देशों के साथ अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का संचालन करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने ऐसी विदेशी नीति अपनाई जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के साथ साथ विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, भारत की विदेशी नीति के प्रमुख जो निर्माता थे वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आ जाओ प्रमुख सिद्धांत पे, कि सिद्धांत क्या क्या थे। गुटनिरपेक्षता, पहला जो था वो गुटनिरपेक्षता था। भारत में शीत युद्ध के समय अमेरिका, सोवियत संघ किसी के भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बजाय स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई थी भारत ने। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और विश्व शांति बनाए रखना। हमें भाई किसी की लड़ाई में शामिल नहीं होना, इसका मतलब हम शांति चाहते हैं, ये चीज था। ठीक है, पंचशील सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। इसके 5 सिद्धांत थे। एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, आक्रमण ना करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मत ना करना, लाइक अपनी टांग ना अड़ाना। ठीक है, और समानता एवं पारस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, ये सारे 5 सिद्धांत इसके अंदर थे। पंच पंच मतलब ये 5 पांचों को एक करके ऐसे बोलते थे कि पंचशील सिद्धांत, ये हुआ था 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, विश्व शांति का समर्थन। भारत हमेशा युद्ध की वजह बातचीत और कूटनीति के माध्यम से विवादों का समाधान करना चाहता था और उस चीज का समर्थक था। ठीक है, विश्व शांति का समर्थन। नेक्स्ट, उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध किया था भारत ने। देखो अब क्या हुआ था, भारत ने एशिया और अफ्रीका के देशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। ठीक है, तथा दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की नीति का विरोध भी किया। ठीक है, एशिया और अफ्रीका के देशों की स्वतंत्रता के समर्थन किया। हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है, समर्थन किया, बट दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद की नीति का विरोध भी किया कि भाई ये भी गलत है, भाई आपकी खुशी में हम शामिल है बट आपने ये गलत भी किया है, लाइक ऐसा कुछ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में विश्वास। अब क्या था कि भारत संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों में विश्वास रखता था तथा विश्व शांति स्थापना के लिए उसके शांति अभियानों में सक्रिय योगदान देता रहता था। भाई भारत को लड़ना वरना से कोई वो नहीं है, भाई हमें शांति से बातचीत अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो हमें टूटना भी आता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो निष्कर्ष पे आ जाता है कि भारत की विदेशी नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा, विश्व शांति की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। ठीक है, समय के साथ भारत की विदेशी नीति अधिक व्यवहारिक और बहुआयामी बन गई है। ठीक है, बनी है या जो भी कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता आंदोलन क्या है? पहले इसकी डेफिनेशन देनी है और फिर उसके उद्देश्य और महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, पहला आंसर मतलब सेकंड आंसर मतलब गुटनिरपेक्षता आंदोलन की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। बेलग्रेड कहाँ पे है? यूगोस्लाविया में है। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि शांति युद्ध के दौरान किसी भी शक्ति में शामिल हुए बिना स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना था। कि भारत इसके संस्थापक देशों में से एक था, मतलब ये संस्थापक में से एक था कि गुटनिरपेक्ष का ये समर्थन कर रहा था। ठीक है, ओके, प्रमुख संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू, आई एम सो सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रॉज टीटो, गमाल अब्देल नासिर, सुकर्ण और कवामे नक्रुमा, ये प्रमुख संस्थापक थे। ठीक है, उद्देश्य क्या था? किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होना, विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना, नव स्वतंत्र देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता का रक्षा करना, उपनिवेशवाद समाजवाद का विरोध करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना, ये मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, आप चाहो तो इसे थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में मतलब लाइक इसे थोड़ा सा अपने हिसाब से आपने जो समझा वो चीज वो लैंग्वेज में। ठीक है, महत्व देख लेते हैं। महत्व क्या है कि भारत की स्वतंत्र विदेशी नीति को मजबूती मिली, विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज मिली, विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा मिला, नव स्वतंत्र देशों की हितों की रक्षा हुई। निष्कर्ष देख लेते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भारत को स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाने तथा विश्व राजनीति में सम्मानजनक
स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पंचशील सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। मतलब ये जो चीन के साथ पंचशील सिद्धांत हुए थे ना, उसकी व्याख्या करनी है और इसके महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, पंचशील जो सिद्धांत था वो 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था, आप लोगों को जैसे पता है। ठीक है, इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण यानी दोस्ती, फ्रेंडशिप संबंध स्थापित करना था और शांति सह अस्तित्व को बढ़ावा देना था। ठीक है, अब देख लेते सिद्धांत क्या क्या थे। जैसे मैंने आपको बताया बहुत बार, एक दूसरे की संप्रभुता का और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों पे हस्तक्षेप नहीं करना है, टांग नहीं अड़ानी है, समानता एवं पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये 5 सिद्धांत थे जो इससे समझौते समझौते हुए थे। महत्व क्या था कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विश्वास बढ़ाना भाई। मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधों, तेरी मेरी बन रही है तो दूसरा जलता है या फिर दूसरा भी कोशिश करता है हाथ बढ़ाने की दोस्ती का, तो ऐसा कुछ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना है या फिर कुछ भी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विश्वास बढ़ा, विश्व शांति को प्रोत्साहित मिला, छोटे देशों की को सुरक्षा की भावनाएं मिली भाई, छोटे देशों की सुरक्षा की भावनाएं मिली, भारत की शांतिपूर्ण विदेशी नीति को पहचान मिली। ठीक है, आ जाता है निष्कर्ष पे। यद्यपि 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद पंचशील की भावना को आघात पहुंचा, फिर भी आज भी यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। युद्ध के बाद इस पंचशील सिद्धांत पे आघात पहुंचा, ये सिद्धांत होने के बाद भी, समझौता होने के बाद भी युद्ध हुआ। ठीक है, और फिर भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण आधार ये माना जाता है। क्या है पता नहीं, आई डोंट। भारत और चीन संबंधों का वर्णन करना है। ठीक है, अभी इसमें पंचशील भी आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है, हम चलो इसमें देख लेते क्या है। भारत और चीन एशियाई के 2 प्रमुख देश हैं। स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों ने संबंध मैत्रीपूर्ण थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, संबंधों का विकास 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, आप लोगों को जैसे पता है, अभी हमने पढ़ा है। दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर बल दिया गया। ठीक है, 1962 का युद्ध, कारण क्या था? अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमा विवाद हुआ था, इस वजह से युद्ध हुआ था। ठीक है, और सीमा का स्पष्ट निर्धारण ना होना कि मतलब सीमा कहां से कहां तक की है, ये चीज हुआ था। ठीक है, परिणाम क्या निकला कि भारत को सैन्य नुकसान पहुंचा। दोनों देशों में जो संबंध थे वो तनाव बढ़ गया। भारत ने अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। ठीक है, ये परिणाम निकले थे। अब वर्तमान की बात करें तो आज दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़े हैं। ठीक है, लेकिन सीमा विवाद अब भी एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है। निष्कर्ष में ये देख सकते हैं कि भारत और चीन सहसंबंध सहयोग की प्रतिस्पर्धा दोनों पर आधारित है। दोनों देश के लिए शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से विवादों का समाधान आवश्यक है भाई। बातों से आप शांतिपूर्ण चीजों को सुधार सकते हो, ठीक कर सकते हो। ठीक है, निष्कर्ष यही निकलता है भाई। आपके समझौते के बाद भी अगर लड़ाई हो गई है तो ये क्या ही कर सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे, भारत पाकिस्तान संबंधों का वर्णन। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ, आप लोगों को जैसे पता है। फूट डालो नीट, वो फूट डालो क्या था, फूट डालो राज करो कर, यार मैं भूल गई। आप लोग डालना, आप लोग फूट डालो राज करो ऐसे करके है ना एक, तो उसकी वजह से हमारा भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गया था हमारा। ठीक है, विभाजन के बाद से दोनों देशों के संबंध कई बार तनावपूर्ण रहे। ठीक है, प्रमुख विवाद कश्मीरी समस्या आप लोगों को पता है, सीमा विवाद आप लोगों को पता है, आतंकवाद आप लोगों को पता है, जल विवाद आप लोगों को पता है। मुझे क्या बताने की जरूरत है, बस आपको थोड़ा इसे डेफिनेट कर देना, थोड़ा थोड़ा बता देना और क्या। प्रमुख युद्ध 1947 से लेकर 48 में हुआ, 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, 1999 में हुआ। ये ऐसे मतलब 4 अलग अलग से युद्ध हुए, प्रमुख युद्ध हुए, बाकी तो होते रहते हैं, टेस्टिंग होती रहती है। 1971 का युद्ध, पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट के कारण भारत ने हस्तक्षेप किया। ठीक है, राजनीतिक संकट के कारण भारत ने हस्तक्षेप किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप
बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इस वजह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया। अब आते हैं कारगिल पे। कारगिल देख लेते हैं। 1999 में हुआ था, जैसे आप लोगों को पता है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। पाकिस्तान सैनिकों और घुसपैठियों ने कारगिल क्षेत्र पर घुसपैठ की थी। भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक उन्हें पीछे हटाया। ठीक है। सहसंबंध सुधार के प्रयास। शिमला समझौता 1972 में, लाहौर घोषणा 1999 में। विभिन्न स्तरों पे बात होती रहती है और समझौते होते रहते हैं, तो अभी भी चल ही रहा है। निष्कर्ष। भारत की नीति हमेशा शांतिपूर्ण और संवाद की रही है, लेकिन आतंकवाद और सीमा विवाद दोनों देशों के संबंधों में प्रमुख बाधाएं बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की परमाणु नीति का वर्णन करना है। ठीक है। भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परमाणु नीति विकसित की है। प्रमुख घटना 1974 में पोखरण पहला, जो स्माइलिंग बुद्ध के नाम से था, और 1998 में पोखरण सेकंड जो था, उसका नाम ऑपरेशन शक्ति था। तो ये प्रमुख घटनाएं थी परमाणु उसमें। ठीक है। भारत की परमाणु नीति पहले, सबसे मतलब जो भी है, जो पहला आता है वो पहले उपयोग ना करने की नीति। ठीक है। दूसरा, न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध। परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग। ठीक है। लाइक ये ब्रह्मास्त्र जैसा है। आपने रामायण या महाभारत या फिर कुछ ऐसा देखा होगा ना, आपने पुरानी स्टोरीज देखी होगी, आपको पता होगा ब्रह्मास्त्र और परमाणु हथियार एक ही जैसा है। बहुत 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 नुकसान पहुंचाता है भाई। वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन। अब इसके महत्व में आ जाते हैं कि क्या है महत्व। राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हुई। ठीक है। भारत की सामरिक क्षमता बढ़ी। विश्व विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ गई। ठीक है। अब निष्कर्ष ये निकला कि भारत की परमाणु सुरक्षा जिम्मेदारी और शांति के समर्थन संतुलन पर आधारित है। भाई हमारे पास है शक्ति, बट हम इसे विवेकपूर्ण अपनी बुद्धि से इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तथा वैश्विक निशस्त्रीकरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। चैप्टर होता है यहीं पे खत्म। अब क्या करना है आपको, ये चैप्टर को आप नोट्स तो बना ही चुके होंगे, बन गया होगा आपका नोट्स, तो इसे रीड आउट कर लेना दोबारा, 24 घंटे के अंदर कर लेना, तो आपको ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, कहीं दौड़ के भाग के नहीं जाएगा। ठीक है। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाऊंगी जिसमें 2 वीडियो होगी, बट मुझे नहीं लगता कि 2 वीडियो काफी है। मुझे लगता है कि 3 वीडियो एटलीस्ट होनी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। उसमें सारे चैप्टर रहेंगे। चैप्टर वाइज मैं बता दूंगी कि ये चैप्टर में ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये वाले चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, विथ आंसर आपको मिलेंगे। अगर एमसीक्यू भी क्वेश्चन आपको चाहिए या फिर 1 नंबर 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन चाहिए तो बता देना, क्योंकि मैं लॉन्ग क्वेश्चन में फोकस कर रही हूँ। बाकी अगर आपको अभ्यास की भी चाहिए तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बच्चों।